आज की क्लास में हम लोग कुछ और डाउट देखेंगे। कल जो हो गया था हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब कि आपको स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। मतलब कि जो ट्रू होगा उसमें ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसमें फॉल्स लिखना है। तो हम पहले देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, मतलब कि 14 का 3 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि ये डाउट का क्वेश्चन आया है उसी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, मतलब कि ए बी एंड सी जो है 3 सेट आपको दिया हुआ है। सच दैट, इस प्रकार ए बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या हुआ कि सेट ए जो है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। सेट ए जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए का जितना एलिमेंट है, मतलब कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो पूरा एलिमेंट के साथ साथ सेट जो है वो किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सेट ए अगर हम मान लीजिए कि 1,2 कर लेते हैं, 1,2, ठीक है, कि ये सेट ए हो गया। तो बी का मतलब क्या हुआ, तो बी का मतलब हुआ कि पूरा सेट जो है वो पूरा ए जो है इसमें बिलोंग करेगा, पूरा ए जो है वो बी में बिलोंग करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि बी का कोई और एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि सी, तो यहाँ पर आ गया। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए का जो है वो वैल्यू क्या है, तो ये है 1,2, तो 1,2 और कॉमा यहाँ पर क्या हो गया सी, और यहाँ पर ब्रैकेट हम दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जब यहाँ पर इस तरह से अगर दिया रहा है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या हुआ कि पूरा सेट ए जो है पूरा बी में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि सेट ए जो है बी का क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्योंकि हम बिलोंग्स टू का प्रयोग इसलिए करते हैं कि पूरा एलिमेंट इसमें है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हुआ कि जो सेट ए है पूरा वो किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है एलिमेंट है किसका, सेट बी का, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ रफ समझाने के लिए आपको किए थे। आगे देखते हैं। तो ये हो गया ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो गया। तो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या हुआ कि सेट बी छोटा होगा और सेट सी क्या होगा, बड़ा होगा। और उसके बाद क्या कि सेट बी का जितना एलिमेंट होगा सब एलिमेंट किस में आएगा, सी में होगा। सेट बी का जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट सी में आएगा, लेकिन सेट सी का एलिमेंट सेट बी में नहीं आएगा, ठीक ना। मतलब कि सेट सी का जितना एलिमेंट है सब सेट बी में नहीं आएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पर बताना है कि क्या ए ये प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में यह कह रहा है कि अगर 3 सेट ए बी और सी है वो इस तरह से है कि ए सेट ए जो है बिलोंग कर रहा है बी से और बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो क्या ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होगा या नहीं। अगर होगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सेट ए से शुरू करते हैं, तो सेट ए में हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। हम यहाँ पर एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। बी में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि पूरा सेट ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो बी को तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं कि ए तो एक एलिमेंट हो ही जाएगा, सेट ए जो है बी का एक एलिमेंट हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि इसमें एक और एलिमेंट होगा, तो बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो बी का वैल्यू यहाँ, ए का वैल्यू यहाँ पर है ए, और यहाँ पर हो गया कर्ली ब्रैकेट और कॉमा बी। ऐसा नहीं कि ए का सिर्फ वैल्यू ये स्मॉल है, नहीं, पूरा ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखें कि बी का जो एलिमेंट हो गया क्या हो गया, तो सेट ए हो गया और यहाँ पर हो गया बी। वही तरह से अब यहाँ पर लिखा हुआ है बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या हुआ कि बी का जितना एलिमेंट है, बी का जितना एलिमेंट है सब किस में आएगा, सी में आएगा। तो हम यहाँ पर सी को क्या लिख सकते हैं, तो सी को हम लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं बी पूरा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए, मतलब कि बी पूरा आ जाएगा, मतलब क्या कि बी का पूरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा बी उठ के इसमें आ जाएगा, बी का टोटल एलिमेंट जो है सी में आ जाएगा। तो एक ए आ गया यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में और बी आ गया। और जब प्रॉपर सबसेट है मतलब कि सी बड़ा होगा तो इसमें और एलिमेंट होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक एलिमेंट सी है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या किए, सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। फिर से दोबारा से हम एक रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया होता है कि 3 सेट आपको ए बी और सी दिया हुआ है कि सेट ए जो है बिलोंग कर रहा है सेट बी में, मतलब सेट ए बिलोंग कर रहा है बी में। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है एलिमेंट है किसका, सेट बी का। एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या हुआ कि
बी का जो एलिमेंट है, सेट बी में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट किस में है, सी में है, और बी जो है वो छोटा है और सी जो सेट है वो क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले लेट कर लिए कि ए में एक एलिमेंट है, मान लेते हैं कि ए एक एलिमेंट हम मान सकते हैं। बी जो है इसमें हम क्या किए कि हमको पता है कि ए जो है यहाँ पर बी का क्या है, एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए ए, और एक और एलिमेंट हम मान लेते हैं कि बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए कॉमा बी। हमको पता है कि ए का वैल्यू क्या है, तो ये कर्ली ब्रैकेट में ए है स्मॉल, तो यहाँ पर हम लिख दिए कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल ए और कॉमा हो गया बी। तो यह जो दो एलिमेंट हो गया कर्ली ब्रैकेट में ए और यहाँ पर बी, ये बी का एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर सी को हम कैसे लिखे, तो सी यहाँ पर दिया हुआ था कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या हुआ कि बी का टोटल एलिमेंट किस में आएगा, सी में आएगा। तो सी को लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए सी इज इक्वल टू, और पहले बी का एलिमेंट सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया कर्ली ब्रैकेट में ए और एक हो गया बी, और यहाँ पर तो दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट है, इक्वल सबसेट तो है नहीं, प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट और मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सी बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, हम यहाँ पर लिख दिए सी। अब ये तीनों एलिमेंट माने हमारे पास तीन सेट आ गया, ए बी और सी। तो लिखा हुआ है देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होने के लिए क्या चाहिए, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होने के लिए चाहिए क्या कि ए का जो एलिमेंट होगा, सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो सी में आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर तो ए का जो एलिमेंट ए है, क्या यहाँ पर है, नहीं। तो देखिए ये ए जो लिखा हुआ है, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट क्या है ए, और सेट सी में एलिमेंट क्या है, तो यह जो है ये कर्ली ब्रैकेट में है। तो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ये ए और ये, क्योंकि यहाँ पर जो सेट ए है, मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेट ए है, ये क्या है, इसका एलिमेंट है। और आपको पता है कि एलिमेंट कभी भी जो होता है, एलिमेंट कभी भी किसी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। यहाँ पर क्या होगा, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, मतलब कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। यह जो हम लिखे हैं ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, जो कि क्या है, गलत है। सही क्या है, तो ये सही होगा, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ था ये क्या था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। सही क्या होना चाहिए था, तो सही ये होना चाहिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप समझ गए कि एलिमेंट जो है कभी भी वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट सबसेट होता ही नहीं, ठीक है ना, किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है। हाँ, यही अगर मान लीजिए इस तरह से अगर लिखा रहता है यहाँ पर जो है, अगर सिर्फ यहाँ पर ए रहता, क्या रहता, ए, तो इसमें भी एक एलिमेंट ए आ गया, इसमें भी एक एलिमेंट ए आ गया, मतलब कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ पर ये हो जाता है। लेकिन इसको हम नहीं हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सेट ए जो है वो पूरा आ रहा है किस में, बी में, और वही फिर आ रहा है किस में, सी में। तो इस तरह से नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, मतलब यहाँ भी तीन सेट आपको दिया हुआ है, सच दैट यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, एंड बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या होगा कि सेट बी जो है वो सी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब कि पूरा जो सेट बी है वो सी का क्या है, एलिमेंट है, वो सी का क्या है, एलिमेंट है। देन ए बिलोंग्स टू सी, तो क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा या नहीं होगा, ये हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए में एक एलिमेंट हो गया क्या, ए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है तो बी को हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ए कॉमा बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए में लिखा हुआ है कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि ए का कुछ एलिमेंट जो है बी में है, और ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या किए, ए में एक एलिमेंट ले लिए ए में एक एलिमेंट क्या ले लिए, ए, और बी में एक एलिमेंट ले लिए, ए और बी। इस तरह से लिए हैं क्योंकि देखिए ए इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या बोल सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए और बी इक्वल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। एंड बी बिलोंग्स टू सी, मतलब कि बी बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या हुआ, तो बी बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो सेट बी है, पूरा जो सेट बी है वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो जब हम सी लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो जब हम सी लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे क्या, ये तो पूरा आ जाएगा यहाँ पर क्या, ए कॉमा बी, ये पूरा आ गया बी में, किस में आ गया, बी में, मतलब कि यह जो सी का हम सेट लिख रहे हैं तो सी में जो है एक एलिमेंट क्या है, पूरा बी है, ठीक है। और उसके बाद हम मान लीजिए कि सी का एक और एलिमेंट हम मान लेते हैं जो सी हो गया, क्या हो गया, सी,
एक और एलिमेंट मान लेते हैं कि सी होगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना ही तो एलिमेंट नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, बी बिलोंग्स टू सी। तो बी बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या हुआ कि सेट जो बी है, सेट जो पूरा बी है वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, मतलब कि सी का वो क्या है, एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या किए, जब सेट सी लिखे तो हम यहाँ पर क्या किए, ये टोटल बी को उठा के यहाँ पर हम रख दिए, क्योंकि एक एलिमेंट हो गया और एक एलिमेंट और हम मान लिए सी। सी के बदले आप डी भी मान सकते हैं, ई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सेट सी हो गया। अब समझ गए कि ए बी और सी हम कैसे लिखें, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है उसी को फॉलो करके हम यहाँ पर तीनों सेट बनाए हैं। देन ए बिलोंग्स टू सी, तो क्या ए जो होगा वो सी में बिलोंग करेगा। ए बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या हुआ कि यह जो ए है ये आना चाहिए किस में, सी में। तो देखिए अब यहाँ पर इस तरह से देखिए कि ए बी, तो ये एक एलिमेंट आ रहा है, ये क्या है, एक एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अलग करके इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में है तो इसको हम इस तरह से अलग कर दिए, इसको हम इस तरह से अलग कर दिए और यहाँ पर हम सी लिख देंगे, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए कॉमा बी और यहाँ पर ब्रैकेट दिया, मतलब कि ये एक एलिमेंट हुआ और ये दूसरा एलिमेंट हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह जो स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू सी, इसके लिए क्या होना चाहिए था, तो इसके लिए होना चाहिए था कि अगर ये इस तरह से होता कि सी और यहाँ पर होता, अगर ये वाला कंडीशन अगर होता, क्योंकि अगर अलग अलग होता तो यहाँ पर ये सेट ए जो है वो बिलोंग करता है किस में, सी में, सेट ए जो है बिलोंग करता है सी में। लेकिन यहाँ पर इस तरह से कंडीशन दिया हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में किया हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या है, गलत है, जो कि यहाँ पर ये इस एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ए बिलोंग्स टू सी होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो है कर्ली ब्रैकेट में जो स्मॉल ए है ये अलग होना चाहिए था, यहाँ पर साथ में दिया हुआ ए और बी के साथ, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट 3 था और स्टेटमेंट 4 दोनों क्या है, फॉल्स है, ठीक है। पहला ये फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेट का अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट जो होता है वो सबसेट नहीं होता है। और यहाँ पर आप क्या देखें कि यहाँ पर जो है ए बिलोंग्स टू सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए जो यहाँ पर है, सेट ए जो है वो सेट सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। उसके लिए अगर यहाँ पर सेट ए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ए कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, तब ये हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों को नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें 5 नंबर है 14 का, दिया हुआ कि इफ़ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, मतलब कि 3 सेट आपको ए बी और सी दिया हुआ है, सच दैट, इस तरह से दिया हुआ है ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, बी का, एंड बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, मतलब कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, सी का। देन ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, होगा या नहीं होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। मतलब कि आपको 3 सेट ए बी और सी, 3 सेट दे दिया गया और बोला गया आपको कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, बी जो है सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो क्या ए भी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो ये आपको बताना है। अगर ये होगा तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर एक सेट ए लेते हैं, सेट ए क्या लेते हैं, सेट ए लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें एक एलिमेंट क्या है, ए, एक एलिमेंट इसमें क्या आ गया, ए आ गया। हाँ एक बात और हम आप लोगों को बता दें, देखिए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट आपसे नहीं बना हो, तो कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि नहीं बना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है एक्सरसाइज में कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे नहीं बने, जो टीचर के बिना हेल्प से आपसे नहीं बन सकता है। तो इसलिए देखिए कि उसमें हिंट दिया हो रहता है, उससे भी अगर नहीं होगा तो बाद में टीचर भी उसको बताते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको ये नहीं बना लेना है कि हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ें तो क्यों नहीं बना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बिना टीचर की हेल्प से नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है पहले अटैम्प्ट में हमसे भी नहीं बनता था जब हम क्लास 11th में थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, बहुत बच्चे लोड लेते हैं कि जो है हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सर थ्योरी पढ़ाएं क्यों नहीं बना, तो इस तरह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो देखते हैं स्टेट वेदर द गिवन, ये तो हो गया था। तो देखिए यहाँ पर ए में हम एक सेट ले लिए, क्या ए में एक एलिमेंट हम ले लिए ए, ठीक है, ले सकते हैं। बी जो है वो प्रॉपर सबसेट, माने ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझे, तो इसका मतलब आप ये समझे कि जो ए का एलिमेंट होगा वो बी में नहीं होगा। अगर ए का एलिमेंट अगर बी में अगर होगा ही, अगर ए का एलिमेंट अगर बी में होगा तब तो वो प्रॉपर सबसेट होगा ही होगा, तब तो वो सबसेट होगा। लेकिन ए का एलिमेंट बी में अगर नहीं होगा तब वो प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसका एलिमेंट मान लेते हैं बी और सी, क्या मान लेते हैं, बी और सी मान सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लिए, ए, यहाँ पर हम क्या कर लिए, बी कॉमा सी कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से
ए और बी हम इस तरह से लिए हैं कि ये वाला कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है और इस तरह से ही हमको लेना है। अब देखिए यहाँ पे ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर है लेकिन ए यहाँ पर नहीं है। उसी तरह से देखते हैं बी यहाँ पर है लेकिन बी यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर नहीं है। तो ये न ए बी का प्रॉपर सबसेट है न बी ए का प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, इवन की सबसेट भी नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। एंड बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमको अब सी इस तरह से लेना होगा, हमको सी इस तरह से लेना होगा कि उसका एलिमेंट किस में नहीं है। हमको सी अब इस तरह से लिखना होगा कि सी में बी का एलिमेंट नहीं है और अगर आए भी तो टोटल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो बात हम यहाँ पर बोले कि अब हमको सी को इस तरह से लेना होगा, क्योंकि सबसेट का डिफिनेशन होता है कि अगर एवरी एलिमेंट एक सेट का एक पूरा टोटल एलिमेंट अगर बी में आ गया तो वो सबसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सी को इस तरह से हम लिखेंगे कि सी में न टोटल एलिमेंट क्या कहते हैं, सी जो है उसमें बी का टोटल एलिमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आ जाएगा तब तो बी जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं सी कॉमा ए। अब सी कॉमा ए लिखने से क्या हुआ, तो सी कॉमा ए लिखने से ये हुआ, सी कॉमा ए लिखने से ये हुआ कि बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें आ रहा है। अगर बी भी इसमें आया था, ये स्मॉल बी इसमें भी आया था, तब तो वो बी प्रॉपर सबसेट हो जाता सी का, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। हाँ, कुछ बच्चों का यहाँ पर सवाल हो सकता है कि सर सी को हम पूरा डिफरेंट ही मान सकते हैं, सी को हम मान सकते हैं कि क्या कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो हम न ए का ले न बी का। तो लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं कह रहा है कि हमको ए का एलिमेंट नहीं लेना है। सेट ए का एलिमेंट यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला गया है कि सेट ए का एलिमेंट आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए और आप इस तरह से भी अगर लीजिएगा, इस कंडीशन को सिर्फ फुलफिल करने के लिए, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आप ले सकते हैं क्या, तो आप ले सकते हैं डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगाया गया है कि आप एक एलिमेंट को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ एक एलिमेंट को भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया हो रहा था कि हम एक एलिमेंट को नहीं ले सकते सी में, तो हम यहाँ पर ए को नहीं लेते। ठीक है, तो इसलिए ये वाला हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये इस तरह से हम सेट ए लिख लिए, सेट बी लिख लिए और क्या लिख लिए, सेट सी। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देन ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, मतलब कि ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। देखिए ए जो होगा बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं होने के लिए क्या चाहिए कि ए का एक भी एलिमेंट, माने ए का जो एलिमेंट है उसी में नहीं आना चाहिए। सीधा सा बात है कि ए का जितना एलिमेंट है उसी में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट ए है सी में यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए जो होगा वो सी का क्या होगा, ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, सी का। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर एक कंडीशन दे दे यहाँ पर कि सेट ए का एलिमेंट हम सी में नहीं ले सकते हैं, तब यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इफ ए एंड बी, मतलब कि दो सेट आपको दिया हुआ है सच दैट, इस तरह से दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू। देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम सेट इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे उसमें हम बताए थे कि जब भी एलिमेंट होता है तो एलिमेंट को हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमको ट्रिगोनोमेट्री में जो लेटर है उसको अगर हमको अरेंज करने के लिए बोला गया तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, रूल होता है कि जब भी हम सेट के एलिमेंट को लिखेंगे तो उसको हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ कि ए में जो है सेट ए जो है उसमें एलिमेंट क्या है, एक्स एलिमेंट है। क्या है, एक्स एलिमेंट है। एंड ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि सेट ए जो है वो एलिमेंट है किसका, बी का। देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स जो है वो बी में बिलोंग करेगा, मतलब कि एक्स एलिमेंट जो होगा बी में होगा। ये होगा या नहीं इसी को हमको देखना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हम सबसे पहले सेट ए लिख लेते हैं। तो इसमें एक्स बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर हो गया बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एक्स जो है ए का एलिमेंट है। एक्स बिलोंग्स टू ए का सीधा सा मतलब हुआ कि एक्स जो है वो ए का क्या है, एलिमेंट है। अब यहाँ पर बी जो सेट है उसमें क्या है कि ए बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं क्या, ए। तो ए उसमें आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पूरा एक्स ही इसमें आ जाएगा, मैंने पूरा सेट ए ही आ जाएगा। और इसमें एक एलिमेंट और हम मान लेते हैं क्या, बी मान लेते हैं, मान सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो वाई भी ले सकते हैं। चलिए वाई ही ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या लिखे, फिर से बात को समझिएगा। x बिलोंग्स टू ए का सीधा सा मतलब ये हुआ कि x जो है एलिमेंट है किसका, a का, तो यहाँ पर हम लिख दिए a, यहाँ पर x हो गया इसका एलिमेंट। एंड a बिलोंग्स टू b का मतलब हुआ कि सेट a जो है b में आ रहा है, मतलब कि सेट a जो है b में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि सेट a जो है b का क्या है, एलिमेंट है। तो जब हम सेट b लिख रहे हैं तो उस समय हम क्या किए कि सेट a को उठा के यहाँ पर रख दिए और एक एलिमेंट और हम मान लिए कि y, ठीक। देन x बिलोंग्स टू b, तो क्या x जो है वो b में बिलोंग करेगा, तो नहीं। देखिए x जो है b में बिलोंग करने का मतलब क्या होना चाहिए था कि अगर यहाँ पर सिर्फ इस तरह से अगर लिखा रहता, अगर यहाँ पर लिखा रहता x, y, तब तो ये x बिलोंग्स टू b होता, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं, यहाँ पर ये पूरा x जो है वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेट है, ये एक सेट है जो बी में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन आपका क्या होगा, तो ये कंडीशन जो है आपका x बिलोंग्स टू ए वाला, x बिलोंग्स टू बी वाला ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अगर ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ रहता तब होता, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि a जो है, यहाँ पर क्लियर क्या दिया हुआ है कि a जो है बिलोंग कर रहा है किस में, b में, मतलब कि सेट a जो है वही b में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन हम लिए, चारों क्वेश्चन यहाँ पर जो 3, 4, 5 और 6 नंबर, ये सब यहाँ पर जितना स्टेटमेंट था सब आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसका रीजन बता दिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो है डाउट में आया है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। हाँ, बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका अदर बुक, किसी अदर बुक का है, क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ हमको मिला था, ये आर एस अग्रवाल का नहीं है, ठीक है। आर एस अग्रवाल को जो आपका था वो 14 तक ही था, ये आपका दूसरे किसी बुक का होगा। तो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सेट इसमें, मतलब कि 4 सेट दिया हुआ है A, B, C एंड D, तो कौन सा सेट इसमें एम्प्टी है। एम्प्टी में नल सेट है या एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट है या पेयर सेट है, या और 3 तरह का सेट आपको यहाँ पर क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और पेयर सेट। और बताना है विच ऑफ देम आर इक्वल, मतलब कि ये चारों सेट में से कौन ऐसा सेट है जो 2 इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या हो सकता है कि B और D इक्वल हो जाए, या हो सकता है कि A और C इक्वल हो जाए। तो इस तरह से आपको ये दिया हुआ है। एम्प्टी सेट के बारे में आपको पता है कि जिस सेट में एक भी एलिमेंट है उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट हम वैसे सेट को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो। उसके बाद आपका पेयर सेट है, तो पेयर सेट के बारे में बेसिकली क्या आता है कि जिसमें 2 एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर सेट बोलेंगे। और इसमें भी बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर लिखे हुए हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। बेसिकली ये समझते हैं कि पेयर सेट मतलब क्या हो गया कि 2 एलिमेंट हो गया। और इक्वल सेट आपको पता है कि 2 सेट इक्वल सेट कब होगा, जब A का टोटल एलिमेंट B में और B का टोटल एलिमेंट A में आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। A में दिया हुआ x सच दैट 2x इक्वल टू 10, मतलब कि x जो है वो इस तरह से है कि 2x का वैल्यू क्या है, 10 है, और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कितना जो है एलिमेंट इसका आएगा। अगर एक एलिमेंट आएगा तो सिंगलटन हो जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो एम्प्टी हो जाएगा, 2 एलिमेंट हो जाएगा तो पेयर सेट हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए 2x इक्वल टू 10 है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन यहाँ पर आएगा कि x का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है। क्लास 10 में आप बहुत सारा इक्वेशन सोल्व किए होंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 5x और 2x में हम लिख सकते हैं, तो माइनस 5x और माइनस 2x करेंगे तो यहाँ पर 7x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 5 और x माइनस 5 यहाँ पर अगर लिखा है तो x माइनस 5 यहाँ भी लिखाएगा। माइनस 2x है, यहाँ पर x है तो माइनस 2 लगा देंगे इक्वल टू 0। तो माइनस 2 में माइनस 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 2 और x माइनस 5, तो इस तरह से दोनों को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, और x का एक वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि इस दोनों इक्वेशन को, मतलब कि एक क्या है, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन है इन वन पेयर और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को फुलफिल करने वाला वैल्यू क्या है, तो 5 है। क्या है, 5 है, क्योंकि 2 जो है सिर्फ इसी को फुलफिल करेगा, इसको फुलफिल नहीं करेगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आया, 1 आया, वो क्या आया, 5 आया।
5 ही क्यों लिए, 2 को हम क्यों लिए, क्योंकि 2 जो है दोनों ये कंडीशन जो है इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, सिर्फ इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। अगर दोनों को फुलफिल करता है तो ये आंसर होता है, लेकिन दोनों को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए सिर्फ हम क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लेंगे, 5। तो इस तरह से यहाँ पर जो आएगा ए में एक एलिमेंट क्या आ गया, 5 आ गया, और एक ही एलिमेंट आ गया तो एक किस टाइप का हो जाएगा, तो सिंगलटन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इतना इक्वेशन दिया है इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसको भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 55 है और यहाँ पर क्या है 16 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 11x और माइनस में 5x। 11x और 5x को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा। 11 5 हो 55 हो जाएगा, और x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 55 इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी x कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 11, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस तरह से x माइनस 5 और x माइनस 11 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x का एक वैल्यू 5 आ गया और x का एक वैल्यू क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 25। तो इस तरह से x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो x का वैल्यू एक यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, और एक वैल्यू क्या आ गया माइनस 5 आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला वैल्यू क्या होगा, तो प्लस 5 होगा, क्या होगा प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट आया सेट में, वो क्या आया 5 आया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो सौभाग्य से ये भी आपका सिंगलटन सेट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम सेट ए देख लिए वो भी सिंगलटन हो गया, सेट बी देख लिए ये भी क्या हो गया सिंगलटन हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सोल्व करके बता दिए, इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं। सी को देखते हैं, देखिए सी में दिया हुआ है एक्स सच दैट, मैंने एक्स जो है इस तरह से है कि एक्स का जो वैल्यू है -1/2 के इक्वल भी है या इससे बड़ा भी है, और इसका जो वैल्यू है 1/2 से क्या है छोटा भी है, और 1/2 के क्या इक्वल भी है। मतलब कि इसमें जो है क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, इसमें जो आएगा क्या आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, मतलब इसमें बहुत सारा एलिमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर 2 रियल नंबर दिया है तो उसके बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारा हम लिख सकते हैं, मतलब कि -1/2 के बाद इधर जो भी आएगा 0 हो गया, 0.1 0.2 0.3 इस तरह से बहुत सारा नंबर इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए ये सेट जो है आपका ना एम्प्टी होगा, ना सिंगलटन होगा, और ना पेयर होगा। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, जो कि यहाँ पर हमको चूज करने के लिए दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। अब डी को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और कि ए और बी में यहाँ पर हम देख लिए तो क्या देखें कि ए और बी जो है ये आपका क्या है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। ए और बी यहाँ पर क्या हो गया इक्वल सेट भी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी क्या है एक एलिमेंट, और दोनों एलिमेंट यहाँ पर क्या है सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट, क्या लिखेंगे इक्वल सेट। अब बी और सी को देखते हैं, मैंने सी और डी को देखते हैं कि सी और डी में क्या आता है। ये तो हमको पता चल गया कि ये ना एम्प्टी है, ना सिंगलटन है, और ना पेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी में। तो देखिए डी में दिया हुआ है कि एक्स जो है सच दैट 4x स्क्वायर का जो वैल्यू है 0 के इक्वल है, या 0 से बड़ा है, और या 1 से छोटा है, और 1 के क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अगर इस कंडीशन को हम पहले लेके चलेंगे तो हो जाएगा 0 से लेस देन 4x स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर जो है 0 से क्या है बड़ा है और 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 0, और ये 4 यहाँ अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कि 4 से दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 0/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4 0/4, तो यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया x स्क्वायर। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, मतलब कि यहाँ से x का जो हम वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर में, ये स्क्वायर दे जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब प्लस माइनस तो 0 होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना क्या होता है नेगेटिव होता है, 0 सिर्फ 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, ये कंडीशन लेने से। अब ये दोनों कंडीशन लेंगे हम इसको, तो क्या होगा, देखिए 4x स्क्वायर है लेस देन इक्वल 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी अगर हम 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर लेस देन इक्वल 1/4। अब यहाँ से अगर इसका हम वैल्यू निकालना चाहेंगे
तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो रूट अंडर आएगा, क्या आएगा, रूट अंडर 1/4। तो आपको पता है कि रूट अंडर के पहले प्लस माइनस होता है, तो इस तरह से प्लस माइनस 1/2। तो इस तरह से हमारे पास x का वैल्यू एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अब इस दोनों को अगर हम सॉरी एक सेकेंड x का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्यों, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब क्या होगा कि x का जो वैल्यू है 0 भी हो सकता है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 भी होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आप समझिए कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है -1/2 के क्या होगा, इक्वल भी होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा, और -1/2 के इक्वल, -1/2 के क्या होगा, देखिए यहाँ पर दो वैल्यू है यहाँ पर, और हम एक लिखें तो +1/2 आएगा, और एक अगर हम लिखें तो क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है 1/2 के इक्वल भी हो सकता है, या 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा, 1/2 के इक्वल भी होगा और 1/2 से क्या होगा, छोटा भी होगा। और x का जो वैल्यू है -1/2 के भी इक्वल होगा, और इसका वैल्यू -1/2 से क्या होगा, छोटा भी होगा। तो इस तरह से आप अगर ध्यान दीजिए तो क्या यह जो है ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों को अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं x सच दैट, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये 0 से लेस देन इक्वल, सॉरी यहाँ पर नहीं 0 नहीं, यहाँ पर होगा -1/2 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और लेस देन इक्वल 1/2 होगा। अब दोनों को आप ध्यान से देखिए क्या दोनों यहाँ पर सिमिलर है, दोनों इक्वल है यहाँ पर। तो देखिए क्या यह जो हम यहाँ पर फॉर्मेट लिखे हैं क्या ये दोनों को फॉलो कर रहा है, तो देखिए x का वैल्यू -1/2 के इक्वल इससे, तो हाँ यहाँ पर -1/2 के इक्वल है। उसके बाद क्या है, -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए -1/2 से बड़ा मतलब कि नेगेटिव नंबर से बड़ा, तो नेगेटिव नंबर से बड़ा 0 भी होता है, मतलब कि -1/2 है, तो उसके बाद मान लीजिए और भी नंबर आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए कि हम नंबर लाइन पर लिखते हैं तो आपको पता है कि अगर ये 0 है आपका इधर नेगेटिव होता है, इधर आपका क्या होता है पॉजिटिव, तो इधर से अगर हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे यानी कि ग्रेटर देन होगा, तो उसके बाद तो 0 आएगा ही, तो यहाँ पर -1/2 के बाद इधर 0 भी आएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 भी आ रहा है। उसके बाद क्या है कि 1/2 क्या होना चाहिए प्लस में, तो 1/2 प्लस में भी यहाँ पर है, और 1/2 से छोटा भी होना चाहिए, तो 1/2 से छोटा भी यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आप क्या समझे, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि D जो है 100 और C दोनों जो यहाँ पर क्या है, मतलब कि जितना एलिमेंट इसमें आएगा D में, और यहाँ पर भी एलिमेंट जो आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पर भी जो एलिमेंट आएगा बहुत सारा एलिमेंट आएगा, मतलब कि इनफाइनाइट एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा और इनफाइनाइट एलिमेंट यहाँ भी आएगा, मतलब कि C और D जो है एक कैसा सेट है, तो ये दोनों इनफाइनाइट सेट है और दोनों में बहुत सारा एलिमेंट आएगा, और दोनों में जितना एलिमेंट यहाँ पर C में आएगा उतना ही एलिमेंट किस में आएगा, D में भी आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि C एंड D आर ऑल्सो इक्वल सेट, मतलब कि ये भी आपका क्या होगा, इक्वल सेट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि 4x² है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इनइक्वलिटीज का भी साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब कि आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज, तो ये साइन को हम आगे और डिस्कस से और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ x का यहाँ पर 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, +-1/2, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या समझ गए कि a और b यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल सेट आ गया और सिंगलटन सेट आ गया, c और d जो है आपका इनफाइनाइट सेट है, और c और d इक्वल सेट भी यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर जो ये दिया हुआ था पेयर सेट यहाँ पर एक भी आपको देखने को मिला नहीं मिला। तो आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही।